दोस्तों, आजकल आप लोगों ने ये बड़ी बड़ी सेल्फ हेल्प बुक्स जरूर पढ़ी होंगी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। अच्छी किताबें हैं, बेहतरीन किताबें हैं, लेकिन एक बात दोस्तों आप लोगों ने याद रखनी है कि इन सब बुक्स के पीछे कोई ना कोई बड़ा फलसफा मौजूद है। एक ऐसा फलसफा जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है, एंड इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। ऐसी कमाल फिलॉसफीज में से एक बड़ी मशहूर फिलॉसफी है जिसे कहते हैं स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक जबरदस्त सोच है जो अपने फॉलोअर्स को तैयार करती है जिंदगी की भूल भुलैयों में नेविगेट करने के लिए। लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप, स्ट्रगल, मुश्किलात, क्राइसिस, परेशानियां, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। तो फिर ऐसे में एक बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजारी जाए? स्टोइसिज्म एक ऐसा फलसफा है जो इन सब ग्रेव सवालों के जवाब देता है। लेकिन आखिर ये है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड इट। तारीख में बड़े बड़े स्टोइक फिलोसोफर्स आए हैं, जैसे कि मार्कस ऑरेलियस, ज़ीनो ऑफ सिटियम, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्टोइक फिलोसफी बैक इन 300 BC, फिर एपिक्टेटस, सिसेरो, एपिक्यूरस, सेनेका एंड मेनी मोर। आज हम स्टोइसिज्म को एक्सप्लोर करेंगे थ्रू सेनेका's लेजेंडरी बुक लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक। सो इस वीडियो के दौरान आपको ये पूरा फलसफा समझ आ जाएगा, और हमारी गुफ्तगू के आखिर में मैं स्टोइसिज्म के ऊपर मेरी जो क्रिटिक है उसके बारे में आपसे गपशप लगाऊंगा। सो जनाब, अपनी कहानी शुरू करते हैं सेनेका से। सेनेका एक फिलोसोफर होने के साथ साथ एक ड्रामेटिस्ट और स्टेट्समैन भी था, लेकिन रोमन स्टेट्समैनशिप उसकी वजह शोहरत नहीं थी। जिंदगी को लेके उसका स्टोइक फलसफा ही उसकी सबसे बड़ी लेगेसी बना। उसने बेतहाशा लेटर्स और ऐसे लिखे ट्राइंग टू एक्सप्लेन लाइफ। ये जो किताब है लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक, ये उसके 124 लेटर्स की कलेक्शन है जो उसने मरने से सिर्फ 3 साल पहले लिखे। अच्छा जनाब, इसमें मजे की बात यह है कि ये लेटर्स उसने लिखे थे सिसिली में मौजूद एक रोमन ऑफिशियल जिसका नाम था लुसिलियस। लेकिन इन लेटर्स की खूबसूरती यह है कि दे लुक लाइक ओपन लेटर्स जिनको कोई भी शख्स पढ़कर समझ सकता है और अमल कर सकता है। आज इन लेटर्स के जरिए ही मैं आपको सारी स्टोइक फिलॉसफी समझा दूंगा। सो अपनी गपशप का आगाज करते हैं। दोस्तों, कोई एक बात जो हमें जानवरों से और दुनिया की बाकी सारी चीजों से अलग करती है वो है हमारा दिमाग, आवर माइंड। आवर ब्रेन इज द मोस्ट यूनिक ऑर्गन वी हैव। जानवर भी खाते पीते हैं, नहाते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, किसी हद तक अपने बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। लेकिन कोई एक चीज जो जानवर नहीं कर पाते वो है सोचना और समझना। थिंकिंग रैशनली इज द ग्रेटेस्ट सुपर पावर वी हैव। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रैशनल सोच ही हमें इंसान बनाती है। जब हम अपने जहन का रिगरसली इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें विजडम यानी हिकमत देता है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों कि जिंदगी में हिकमत हासिल करना ही हमारी लाइफ का प्राइमरी एम है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा क्लेम है, लिहाजा ये सवाल बनता है कि व्हाट डज इट मीन टू बी वाइज। इसकी बेतहाशा डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन स्टोइक्स इसको एक यूनिक अंदाज से देखते हैं। स्टोइसिज्म के मुताबिक अक्लमंदी और हिकमत इसी बात में है कि हम अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारें जैसा कुदरत चाहती है। ऐसी जिंदगी गुजारें जो नेचर से अलाइंड हो। सेनेका का कहना यह था कि नेचर का इंसान को लेके प्लान यह है कि हम एक सादा, सिंपल और आसान जिंदगी गुजारें, दुनिया के मजों को अवॉइड करें, वेल्थ एक्यूमुलेट ना करें और शोहरत के पीछे मत भागें, क्योंकि ये सब चीजें नेचर के ऑर्डर के अगेंस्ट है। और अगर आपने सही मानों में खुशगवार जिंदगी गुजारनी है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसा नेचर चाहती है। लेकिन आखिर ये विजडम हासिल कैसे करना है? क्या बुक बडी की तरह हर वक्त किताबें पढ़ते रहें या अपने आप को लाइब्रेरी में बंद कर लें? करें तो क्या करें? देखिए दोस्तों, एक बात तो तय है कि किसी ना किसी हद तक ये हिकमत, ये अकल आपको आएगी पढ़ने से, इल्म हासिल करने से, एक्सटेंसिव स्टडी करने से। लेकिन यहां पर एक और सवाल बनता है कि भाई आखिर पढ़ें तो क्या पढ़ें? स्टडी किस चीज की करनी है? तो जनाब ये भी बताए देता हूं आपको। अब अपने आसपास सब डिस्ट्रैक्शन छोड़ दें, क्योंकि अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। फलसफा वो सब्जेक्ट या वो डिसिप्लिन है विच अनलॉक्स विजडम एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। याद रखें, दुनिया में हर चीज, हर बड़े आइडिया के पीछे कोई ना कोई फलसफा जरूर मौजूद होता है। लेकिन फलसफा है क्या? सेनेका के मुताबिक इट्स द स्टडी ऑफ ट्रूथ। ये सच की पहचान का सफर है। तो चाहे उस सच का ताल्लुक इस दुनिया से हो
या फिर डिवाइन वर्ल्ड से। वेरी सिंपली स्टोइक्स के मुताबिक फिलॉसफी इज द की टू गुड लाइफ एंड वर्चुअस लिविंग। बट होल्ड ऑन, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड गुड लिविंग? सच्चाई और अच्छी जिंदगी का आखिर ताल्लुक क्या है? देखिए, वेरी सिंपली फलसफा वो रोशनी है जो आपको सच तक पहुंचने में मदद करती है। और एक दफा जब आपको इस कायनात में मौजूद चीजों की सच्चाई पता लग जाती है ना, तो आप बेहतर फैसले कर सकते हैं, और वो बेहतरीन फैसले आपकी जिंदगी बदल देते हैं। फॉर इंस्टेंस, मौत की एग्जाम्पल लें। हम लोग सारी उम्र मौत से डरते रहते हैं, लेकिन अगर हम स्टोइक फिलॉसफी के हिसाब से मौत के मसले पर गौर करें तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कायनात के नेचुरल ऑर्डर में मौत भी एक प्रोसेस है, और कुदरत के किसी भी प्रोसेस से क्या घबराना और क्या डरना। इसी तरह फलसफे से यह भी समझ सकते हैं कि शराब पीना, याशी करना, दौलत जमा करना, ये सब फ्लीटिंग मोमेंट्स हैं, ये सिर्फ वक्ती तौर की खुशी है। लिहाजा जब आप दुनिया को अकल की नजरों से देखते हैं तो आप नेचर के करीब हो जाते हैं, और नेचर से करीब होने में ही आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है। यही वजह है कि सेनेका ने फिलॉसफी को सारे एरियाज ऑफ स्टडी में सबसे हाईली रेट किया। यही वजह है कि स्टोइक्स कहते हैं कि जिंदगी में बैलेंस और हार्मनी बनाए रखने के लिए फलसफे का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, चले हमने सेनेका की बात मान ली कि भाई आज से हम लोग फिलॉसफी पढ़ेंगे, लेकिन फलसफे को पढ़ना कैसे है? ये तो बहुत ही गाढ़ा और मुश्किल सब्जेक्ट है। इसके बारे में सबसे पहले सेनेका ये कहता है कि फलसफा अगर समझना है तो सतही नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप किसी भी एक फिलोसोफर को उठाएं, चाहे वो जीनो हो, एरिस्टोटल हो या प्लेटो, उसके काम को इन डेप्थ रिगरसली स्टडी करें सो दैट आप उसकी सोच तक पहुंच सकें। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप एक ही फलसफी को लेके बैठ जाएं, क्योंकि कोई भी ऐसा फिलोसोफर नहीं हु नोज द होल ट्रूथ, जो सच्चाई के बारे में सब कुछ जान गया हो। आप बाकी फिलोसोफर्स को भी पढ़ें और उनके काम को कंपेयर करें, लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। एक और काम आपने करना है, एंड दैट इज एक्टिव लर्निंग। गेन योर ओन नॉलेज। लोगों के थॉट प्रोसेस को कंपेयर करें और फिर अपना नतीजा निकालें, और उस नतीजे की बेसिस पर फोर्ज योर ओन पाथ, अपना एक नया रास्ता बनाएं। अब दोस्तों आते हैं अपने जहन पर वापस। इमेजिन करें एक बहुत बड़ा बहरी जहाज है जो सामान से लदा पड़ा है। अगर ये कार्गो प्रॉपरली प्लेस्ड और सिक्योर्ड है तो तूफानी हालात में भी शिप बेहतरीन अंदाज में चलता रहेगा। लेकिन अगर इस कार्गो को सही तरीके से सिक्योर नहीं किया गया तो इट विल स्लिप एंड स्लाइड, और बहुत जल्द ये पूरा सामान अपने शिप को भी ले डूबेगा। एक हेल्दी दिमाग भी इस वेल स्टोर्ड शिप की तरह होता है। एवरीथिंग इज फास्टेंड इन इट्स प्रॉपर प्लेस। इट कैन ट्रैवल एनीवेयर and can digest any piece of knowledge. But if your mental cargo is badly stored, maintaining balance is next to impossible. ऐसा जहन हमेशा परेशान ही रहता है और कभी भी अपने आप को अपने आप से आजाद ही नहीं कर पाता। इस बात का एक और मतलब यह है कि मेंटल पीस हासिल करने के लिए एक्सटर्नल चीजों की बजाय अपने मेंटल फ्रेट पर फोकस करना चाहिए। दिस इज बिकॉज पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम इनसाइड। स्टोइक्स के मुताबिक जब तक आपका जहन खामोश नहीं होगा ना, आप कभी भी जिंदगी के शोर से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। ये तो थी हमारे जहन के हवाले से बात। अब अपनी गपशप को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारी दुनिया में बेतहाशा टेम्पटेशंस हैं, और इन अदर वर्ड्स आवर वर्ल्ड इज वेरी विकेड। हर कदम पे आपको बुराई नजर आती है। अब जब हर कदम पे एक वाइस है, टेम्पटेशन है, देन हाउ शुड वन स्टीयर क्लियर? स्टोइक्स का इस बात के लिए एक ही जवाब है, और वो है हार्मनी विद नेचर। स्टोइक्स का ये कहना है कि दुनिया में ज्यादातर जो टेम्पटेशंस है ना, वो नतीजा है दूसरों से अच्छा दिखने की डिजायर का। मसलन हम लोग महंगे कपड़े खरीदते हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं, करोड़ों रुपए का घर बनाते हैं, एक्सपेंसिव गाड़ी चलाते हैं ताकि दूसरों से बेहतर दिख सकें। वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इफ वी लिव इन हार्मनी विद नेचर तो हमारी इन सब टेम्पटेशन से जान छूट जाती है। उसकी वजह यह है कि ये टेम्पटेशंस बहुत बड़ी बहरूपियां होती हैं। इनके चक्कर में हमें लगता है कि हमने सब पा लिया है, सब हासिल कर लिया है, जबकि इन रियलिटी वी नेवर वर्क ऑन मेकिंग आवरसेल्व्स बेटर। स्टोइक फिलॉसफी इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस करती है नेचर के साथ हार्मनी पे, क्योंकि ऐसा करने से हम अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं। स्टोइक फिलॉसफी के मुताबिक एक और चीज जिसके जरिए आप विजडम हासिल कर सकते हैं
वो है अपने डर का सामना करके, फेसिंग योर फियर्स। मसलन आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट्स योर डीपेस्ट फियर? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? इट कैन बी एनीथिंग, losing your status, your comfort, losing your loved one, failing in examinations और losing a job। अब समझे आपका सबसे बड़ा फियर ये है कि आपकी जो सारी दौलत है जो आपने इतनी मेहनत से जमा की है वो आप लूज कर लेंगे। अगर आपने विजडम हासिल करना है ना तो इस थॉट के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएं, इसके साथ जीना सीखें, अपने डर को अपना लें। कोई ऐसा दिन भी हो सकता है जब आपकी सारी दौलत आपसे लूट ली जाए। इसको कहते हैं लिविंग विद द वर्स्ट केस सिनारियो। ट्राई टू फील पॉवर्टी, बगैर पैसों के जीना सीखें। कुछ दिन सादे कपड़े पहने और सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाएं, नथिंग फ्लैशी। जब आप कुछ दिन ऐसे गुजारेंगे ना तो आप आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मेरा ये जो डर है इसके बारे में मुझे डरने की जरूरत ही नहीं थी। दिस विल हेल्प यू कल्टिवेट अ साउंड माइंड। This world is full of unpredictable events and being prepared for these events will help you develop a sane mind। और आखिर में जो सबसे बड़ा फियर आपने फेस करना है ना वो है फियर ऑफ डेथ। लर्न टू सेलिब्रेट योर लाइफ। वो अब्राहम लिंकन ने कहा था ना कि इन द एंड इट्स नॉट द years इन योर लाइफ दैट काउंट, इट्स द लाइफ इन योर years। एक ऑनरेबल जिंदगी गुजारें और डेथ को इस नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा समझे। अच्छा दोस्तों, जो सेनेका था ना वो ऑनरेबल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव था, इसीलिए उसने यहां पर कुछ अजीब सी बात कही। उसने कहा कि एक डिसऑनरेबल लाइफ की बजाय ये बेहतर है कि आप सुसाइड कर लो, खुदकुशी कर लो। सुसाइड इज मोर प्रेजवर्दी देन कंटिन्यूइंग अ डिसऑनरेबल लाइफ। मौत के इसी इशू के बारे में एक और स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने यह कहा था that we ought not to be disturbed by the death of a loved one because there is a cosmic reason behind it। मौत के फियर को स्टोइक्स ऐसे ही ओवरकम करते हैं। स्टोइक फिलोसफी में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं डायकोटमी ऑफ कंट्रोल। इसके मुताबिक जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लिहाजा यू हैव टू ओनली वरी अबाउट द थिंग्स यू कैन कंट्रोल। मसलन आप ट्रेन स्टेशन पर टाइम पर पहुंच गए हैं और ट्रेन लेट आएगी या कभी नहीं आएगी ये आपका मसला है ही नहीं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। दीज आर बेसिकली द ट्रिक्स दैट स्टोइक्स यूज टू कंट्रोल देयर स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन लाइफ। सो दोस्तों, ये है स्टोइक फिलोसफी के बारे में कुछ मालूमात। दोस्तों, मेरा पर्सनली ना इस स्टोइक फिलोसफी से बड़ा गहरा इख्तलाफ है बिकॉज इट इज अगेंस्ट माई नेचर। उसकी पहली वजह यह है कि स्टोइक फिलोसफी कहीं ना कहीं इंसान की परवास को रोकती है, वो इंसान की ग्रोथ को स्टंट करती है, नेचर से हार्मनी के चक्कर में हमारे आगे बढ़ने में एक रुकावट बनती है। ये कहीं ना कहीं सूफी थॉट से भी मिलती है जिसमें एक इंसान खुदा को पाने के चक्कर में अपने आप को भुला देता है, अपनी दुनिया को भुला देता है और अपनी पूरी जिंदगी एक स्टैग्नेंट तरीके से गुजार देता है विदाउट रियलाइजिंग हिज पोटेंशियल। स्ट्रेस और एंजाइटी को ओवरकम करने के चक्कर में ये नेचर के साथ अलाइनमेंट में लगे रहते हैं, जबकि मेरे हिसाब से स्ट्रेस और एंजाइटी अगर जिंदगी में ना हो तो जिंदगी में ग्रोथ हो ही नहीं सकती। स्ट्रगल इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। जब तक आपकी जिंदगी किसी प्रोग्रेसिव आइडियल के पीछे नहीं भाग रही ना और उस प्रोग्रेसिव आइडियल के पीछे भागने में कोई स्ट्रगल नहीं है तो ये जिंदगी बेमानी है, मीनिंगलेस है, पर्पसलेस है। दूसरा मेरा इख्तलाफ स्टोइक फिलोसफी से है ड्यू टू इट्स बिलीफ इन प्रोविडेंस। यानी कि ये जो स्टोइक फलसफा है ना ये डिवाइन ऑर्डर पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है। ये जो प्रोविडेंस वाला मामला है ना ये मैं आपको बहुत ही सिंपल जबान में समझा देता हूं। समझे कोई शख्स है वो अपने बेटे के साथ समंदर में नहाने जाता है, उसका बेटा समंदर में डूबने लगता है, वो अपने बेटे को बचाने जाता है लेकिन नाकाम हो जाता है और उसका बेटा मर जाता है। स्टोइक फिलॉसफी ये कहती है कि यार आपने उसको बचाने की कोशिश की ना लेकिन वो मर गया और वो मर इसलिए गया क्योंकि ये नेचुरल ऑर्डर का हिस्सा था, लिहाजा उसके लिए रोने की, डिप्रेस होने की, उदास होने की कोई जरूरत नहीं। सो बेसिकली स्टोइक से कहते हैं कि लिव विदाउट इमोशंस, लेकिन इमोशंस के बगैर जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। यही स्टोइसिज्म का एक बहुत मेजर फ्लॉ है कि वो इमोशंस को हमारी जिंदगी में कैसे इंटीग्रेट करना है ये सिखाता ही नहीं है। और दोस्तों याद रखें कि रैशनैलिटी और इमोशंस का बैलेंस ही
जिंदगी में हैप्पीनेस क्रिएट करता है। इसके बारे में इमैनुअल कांट ने क्या खूब कहा है, द हार्मनी ऑफ आवर पैशंस विद आवर ओवरऑल लाइफ प्लान इज इक्वल टू हैप्पीनेस। एक और बहुत ही मेजर फ्लॉ स्टोइसिज्म का यह है कि इट हैज इनसेन बिलीफ इन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। यानी कि अगर आप स्लेव पैदा हुए हैं ना, तो स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि बस आप इसको एक्सेप्ट कर लें। ये जो सोच है ना, ये जिंदगी की एजेंसी के खिलाफ है, ये इंसान की परवाज के खिलाफ है, ये इंसान की सोच की ऊंचाई के खिलाफ है। अगर मेरे पास ऑप्शन हो ना कि एक जगह एक कंफर्टेबल और आरामदेह जिंदगी है और दूसरी तरफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, स्ट्रगल है, लेकिन इंसान की परवान है, उड़ान है और प्रोग्रेस है, देन आई विल ऑलवेज चूज द लैटर। इसीलिए मैं स्टोइक फिलॉसफी के काफी पॉइंट से एग्री नहीं करता। पीपल हु आर इन परसूट ऑफ सेरेनिटी, काम एंड ट्रैंक्विलिटी, वो स्टोइसिज्म के फलसफे को जरूर फॉलो करें। दूसरी तरफ मेरी तरह के लोग जिनकी जिंदगी का मकसद ही अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना है, इट्स बेटर ऑफ दे स्टडी फ्रीडरिक नीचा। इसी बात पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं इकबाल साहब के एक शेर से, जिसके पीछे मेरी जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है, विच इज ऑब्वियसली अगेंस्ट स्टोइसिज्म। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। गुड बाय।